Hello everyone, how are you all? I hope you people are doing so good in your life. So let's start our today's class from knowing to doing. So let's see what's there in today's article. So first we will do our vocabulary and then we will read our article. So let's start. The very first word is prototype. What does it mean? प्रोटोटाइप का मतलब होता है आप जो ओरिजिनल चीज आप लेके आना चाहते हैं उससे पहले आप उसके सैंपल क्रिएट किए हैं। अच्छा, जैसे हम लोग अगर हम सिंपली बात करें घर बनाने की, तो हमारे पास मान लो ये जमीन है। अब हमें यहाँ पे अपना घर बनाना है, तो पहले हम क्या मिस्त्री को बोल देंगे, ये भले भाई ये जमीन है, इतना मेरा एरिया है, इसमें मुझे 2 बेडरूम और ये चाहिए, तो अपने हिसाब से बना दे। ऐसा तो नहीं होता है। आप अपने हिसाब से एक मैप डिजाइन करके दोगे ना कि मुझे इस प्रकार से चाहिए, आप उसको एक सैंपल बना के दोगे कि मुझे ये डिजाइन है, इस तरीके से मुझे चीजें चाहिए, इस रूम का ये साइज है, यहाँ पे मुझे किचन लगवानी है, यहाँ पे मुझे बाथरूम बनवाना है, इस तरीके से मेरा घर रहेगा। तो आप एक सैंपल क्रिएट करके दे रहे हैं, आप उसको एक प्रोटोटाइप बना के दे रहे हैं। सो आप उसको एक फर्स्ट मॉडल बना के दे दिया आपने, है ना, फाइनल वर्जन बनने से पहले। तो जैसे अब अच्छा, जैसे मुझे याद है कि मैंने ना ब्लिंकिट किया था। तो ब्लिंकिट में अब एक छोटा सा मेरे को ना सैंपल आया, एक प्रोडक्ट आया था। तो मैंने कहा अरे मैंने तो ऑर्डर नहीं किया, ये क्यों आया है? तो वो सिर्फ क्यों आया था, वो टेस्ट करने के लिए आया था। वो या तो एडवर्टाइजमेंट भी हो गया उसका, है ना, और वो टेस्ट भी हो गया कि लोगों को पसंद आ रहा है, तो लोग उसको बाय कर रहे हैं। तो उसके ज्यादा सारे प्रोडक्ट्स बनाने से पहले भाई मार्केट में उसको निकाल दिया कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है। सपोज कि वो मेरे पास आया, मुझे पसंद आया, तो मैं उसको खरीद लूंगी ना। तो उनकी जो आपकी बाइंग है वो चेन इंक्रीज हो रही है, तो मतलब प्रोडक्ट उनका अच्छा है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो उन्होंने उसका पहले एक टाइप ही बनाया, उसको कंप्लीट नहीं किया है कि अभी इसके हम और सारे वर्जन्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। सो प्रोटोटाइप, खैर वो तो फिर भी बाहर आ गया मार्केट में, बट प्रोटोटाइप क्या होता है, आपका फर्स्ट मॉडल होता है जिसे हम टेस्ट के लिए निकाल रहे हैं, अभी हम उसको क्रिएट कर रहे हैं, हमारा फाइनल वर्जन नहीं आया है। So the first model or sample of something made for testing before the final version is created. I hope ये word आपको clear हो गया होगा। तो प्रोटोटाइप क्या होता है, फाइनल वर्जन को लाने से पहले जो हम उसके सैंपल्स बनाते हैं। अच्छा, सैंपल फ्लैट आपने देखे हैं, जब अगर हम लोग बड़े बड़े फ्लैट्स खरीदने जाते हैं, तो जो आपके बिल्डर्स होते हैं ना, जो आपकी रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं, उनके एक्सपीरियंस सेंटर वो लोग बनाते हैं, एक्सपीरियंस फ्लैट उसको कहेंगे हम लोग। मतलब कि सेम आपको जैसा मिलने वाला है ऐसा ही उन्होंने एक सैंपल फ्लैट आपको बना के दे दिया है, मतलब एग्जैक्टली वैसा ही। तो वो बिफोर आपको जो रियल वर्जन आपको जो मिलेगा, उससे पहले वो आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे अभी देखो, दिस रोबोट इज ओनली अ प्रोटोटाइप नॉट अ फिनिश्ड मशीन। ये एक प्रोटोटाइप है, मतलब अभी ये एक सैंपल है, कंप्लीट मशीन नहीं है, ये फिनिश्ड मशीन नहीं है। साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन अ प्रोटोटाइप फॉर स्मार्ट फार्मिंग डिवाइस। तो मतलब वो किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, स्मार्ट फार्मिंग डिवाइस के लिए वो अभी उसके सैंपल्स पे काम कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी उसका फाइनल वर्जन नहीं आया है। प्रोटोटाइप का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, मॉडल, सैंपल, उसके डिजाइन, पैटर्न, उसका ट्रायल वर्जन। डन, तो फाइनल वर्जन आ गया तो आ गया, पर प्रोटोटाइप क्या होता है, वो उसका सैंपल है, ये उसका डिजाइन है, उसका कंप्लीट वर्जन ये नहीं है। डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैज्म। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है भाई, जो दोनों तरीके से आप देखेंगे, रियल में भी है, मतलब फिगरेटिव भी हो सकता है, और वो लिटरल भी है, दोनों ही है। लिटरल का मतलब वास्तविक हम देखें तो इसका मतलब हो गया बहुत बड़ा अंतर है दो चीजों के बीच में, बहुत बड़ा गैप है। हिंदी में बोले तो खाई, खाई शब्द आपने सुना हुआ है, खाई आपने देखी है लाइफ में, है ना। खाई क्या होती है, जो बहुत गहराई होती है ना, बहुत गहरे में होती है वो चीज। सो अब जैसे अ डीप chasm सेपरेटेड द टू माउंटेन्स, तो ये लिटरल वाला सेंटेंस है, मतलब वास्तव में खाई है, खाई मतलब एक बहुत गहराई है चीजों के बीच में। जैसे अब दो माउंटेन है, एक माउंटेन मान ले यहाँ, एक यहाँ है, लेकिन इनके बीच में ना बहुत बड़ी वो है, खाई है। रियल में इनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। गैप मतलब अब ऐसा सोचो यार, कि ऐसा नहीं है कि इस माउंटेन और इस माउंटेन के बीच में डिस्टेंस कम है, लेकिन जो ये वाला जो ये जो डिस्टेंस है ना, ये खाई है, मतलब ये जमीन नीचे तक खुदी हुई है, नीचे तक जमीन पूरी खाली है ये। तो वो हो गया।
देयर इज अ ह्यूज कास्म बिटवीन रिच एंड पुअर इन मैनी कंट्रीज। अब यहाँ पे क्या वास्तविक की बात हो रही है? नहीं, मतलब बहुत बड़ा गैप है रिच और पुअर के बीच में, है ना? सच में है। रिच के लिए जो चीजें हमारे लिए बेसिक होती हैं उनके लिए वो उनको कंसीडर भी ना करें। तो रिच एंड पुअर के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो ये गैप हमको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब हम इसको ऐसे नहीं है ना, जैसे ये माउंटेन वाले गैप में हम ये इसको हम मेजर कर सकते हैं तो ये लिटरल हो गया, और ये फिगरेटिव हो गया, हम इसको महसूस कर सकते हैं, नाप नहीं सकते हैं। सो कैज्म का मतलब डीप गैप और बिग डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। तो दो चीजों के बीच में बहुत बड़ा गैप है या बहुत ज्यादा ही उनके बीच में अंतर है। सो सिनोनिम्स हम गैप हो गया, डिवाइड है, सेपरेशन है, गल्फ है, रिफ्ट है, एवेज और गॉर्ज। इन सब का मीनिंग क्या हो जाता है? आपका बहुत बड़ी गैप है चीजों के बीच में। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? नाउन। आगे करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिसाइट। रिसाइट का मीनिंग क्या होता है? वैसे तो हम लोग जनरली आपने सुना होगा पोयम्स वगैरह के लिए बोलते हैं ना, कैन यू प्लीज रिसाइट दिस पोयम। रिसाइट का मतलब सुनाना, याद करके आप कोई भी चीज सुना रहे हैं तो वहां पे आप इसका यूज करते हैं। और जनरली हम इसको फॉर्मल में ही यूज करेंगे, आप कॉन्वर्सेशन में मत बोलो कि आई विल रिसाइट यू दिस टूडेज स्टोरी। इंस्टेड यू कैन से आई टेल यू दिस स्टोरी। तो रिसाइट का मतलब जनरली सुनाने से होता है, आप लर्न करके आते हैं, आप याद करके आते हैं और फिर आप सुनाते हैं, तो वो हो गया। स्पीक समथिंग मेमोराइज्ड मतलब जो चीज आपने याद की हुई है, और फॉर्मली रिपीटेड अलाउड। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू रिसाइट द प्लेज एवरी मॉर्निंग, है ना? तो स्टूडेंट्स को बोला जाता है ना कि हर सुबह आप प्लेज को दोबारा से बोलेंगे। सो आप रिपीट करेंगे उस चीज को जोर जोर से, वी ऑल आर द ब्रदर एंड सिस्टर्स, ऐसे करके हम लोग बोलते थे ना। स्टूडेंट्स को किस चीज के लिए बोला जाता था? कि वो हर एक प्रत्येक सुबह मतलब एवरी मॉर्निंग वो रिसाइट करेंगे प्लेज को। प्लेज मीन्स जो उन्होंने शपथ ली है। इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट मेनी स्टूडेंट्स सिंपली रिसाइट आंसर्स फॉर एग्जाम। इज इट और नॉट? यस, दिस इज। इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंस्टेड ऑफ मीन्स के बजाय, समझने के बजाय, कॉन्सेप्ट को समझने की बजाय बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिंपली उसको रट लेते हैं, उसको मतलब क्या कर लेते हैं, उसको एकदम अपने दिमाग में डाल लेते हैं और फिर आंसर्स को क्या करते हैं, एग्जाम में जाके वो लिख देते हैं। बस उन्होंने लर्न किया और उसको वहां पे जाके लिख दिया, कुछ उसमें अंडरस्टैंड नहीं था उनका। तो रिसाइट का क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका? वाओ, रिसाइट मीन सुनाना, आप सुना रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? इरेटिक। इरेटिक का मीनिंग होता है कोई भी चीज जो इरेगुलर है। इसके बोलने में भी इरेटिक में इरेगुलर आ रहा है, इरेगुलर है वो चीज, वो वो चीज अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब आप उसको जज नहीं कर सकते, आप उसको प्रोडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसे ही होगा, वो अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है। सो समथिंग दैट बिहेव्स इन एन इरेगुलर, कंफ्यूजिंग और अनप्रोडिक्टेबल वे। जैसे कि मौसम है ना, आप कहते हैं यार आजकल के मौसम को तो ना बता ही नहीं सकते कि कब गर्मी है, कब सर्दी है, कब बारिश हो जाएगी। तो वेदर कैसा हो गया? इरेटिक हो गया। वेदर कैसा है? इरेटिक है। यू कैन से कि लाइक द वेदर इज इरेटिक नाउ-अ-डेज, मतलब नाउ-अ-डेज वेदर इज इरेटिक मीन्स आजकल जो मौसम है ना वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है। जैसे हिज मूड इज इरेटिक, यार उसका मूड कभी भी बदल जाता है ना? तो जैसे इफ समवन्स मूड चेंज अगेन एंड अगेन दैट मीन्स देयर बिहेवियर इज इरेटिक। तो अगर किसी का मूड बार बार बदल रहा है, ये कर लूं, नहीं वो कर लूं, कभी वो खुश हो जा रहा है, वो दुखी हो जा रहा है, तो उसका मूड कैसा है? इरेटिक है, मीन्स अनप्रडिक्टेबल है, आप जज नहीं कर सकते हैं कि हाँ वो ऐसा ही रहेगा, नहीं कभी भी गुस्सा हो सकता है, कभी भी खुश हो सकता है। तो वो इरेगुलर बिहेवियर है, इनकंसिस्टेंट है, हम उसको नहीं जज कर सकते कि वो रियल में भाई अभी कैसे मूड में होगा। अनस्टेबल है, रैंडम है, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है। द इंटरनेट कनेक्शन इज इरेटिक टुडे। कभी कभी ऐसे होता है ना कि जो इंटरनेट कनेक्शन है वो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है भाई क्या चल रहा है आज की डेट में। आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर सकते हैं, क्या चल रहा है भाई, आ रही है जा रही है, आज कुछ समझ नहीं आ रहा है। इरेगुलर है ना? पैटर्न कैसा है? इरेगुलर पैटर्न है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका एडजेक्टिव है, आप पहचान सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन कैसा है? इरेटिक है, किसी इंसान के बिहेवियर की बात हो रही है, इसका मतलब उसकी विशेषता बताई जा रही है। और नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव्स होते हैं। सो इरेटिक समझ में आ गया, मतलब इरेगुलर है वो चीज, अनप्रिडिक्टेबल है वो चीज।
आई होप ये आपको याद हो गया होगा। चलिए अब हम आगे अपना आर्टिकल रीड करते हैं। द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन लाइज इन हैंड्स ऑन लर्निंग। हैंड्स ऑन का मतलब क्या होता है? जब हम खुद से वो चीजें सीखते हैं, जब हम उन चीजों को अपने मतलब एक्टिवली इंगेज होके हम वो चीजें सीख रहे हैं, हम सिर्फ उन चीजों को रट नहीं रहे हैं, हम उसमें इन्वॉल्व हैं, तब हम उसको कहते हैं हैंड्स ऑन। हैंड्स ऑन मतलब यू आर इन्वॉल्व, आपके हैंड उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप उसको यूज कर रहे हो, आप उसको समझ रहे हो, है ना, सिर्फ उसको सुन नहीं रहे हो, यू आर इन्वॉल्व देयर। ओके। In the quiet corners of many Indian classrooms, the laws of physics and the logic of mathematics are often reduced to ink on paper. Is it or not? ये तो सच है कि हम अगर अपनी क्लासरूम्स की बात करें तो जो हमने बहुत कुछ याद, मुझे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने PCBM ली हुई थी, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो, 11th एंड 12th में। आप कहोगे मैम आप तो लिटरली मैं आप क्या थे, आप साइकोटिक थे? नहीं नहीं, मैं साइकोटिक नहीं थी, उस समय एक अलग ही चीज थी। तो मैंने इतना सब पढ़ा, मैंने फिजिक्स में इतना सब पढ़ा, मैंने मैथ्स में इतना सब पढ़ा, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता मैथ्स में, तो स्पेशली मेरे को 12th में बहुत दिक्कत हुई। 11th तक तो मैथ्स मेरा फेवरेट था, 12th में तो मुझे लिटरली मेरे बहुत दिक्कत हुई, है ना। तो भाई जो अब हम लॉ के, फिजिक्स के हम जो लॉज पढ़ते हैं, जैसे कि अब जब जब जहां तक मेरे को मजा आता था, जैसे कि हम लोग अपने ये कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, ये सब चीजें बड़ी मजेदार है, हम प्रैक्टिकली वो चीजें। लेकिन जहाँ पे चीजें अब एक्सपेरिमेंट में ही नहीं आ रही है समझ में, टीचर समझा नहीं पा रहे, जो भी रीजन है नहीं आ रहा, वो सिर्फ अब एक पेपर पे बन के रह गई है, वो अब सिर्फ हमारे लिए एग्जाम में उसको रट के आओ, उसको मार्क्स लेके जाओ और उतना ही बच गया था। ये प्रॉब्लमैटिक है। द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड द लॉजिक ऑफ मैथमेटिक्स आर ऑफन रिड्यूस टू इंक ऑन पेपर। यही बच के रह जाता है, बस वो पेपर पे लिखी हुई चीज रह जाती है, उसकी और कोई वैल्यू रह नहीं जाती, क्योंकि हम उसको हैंड ऑन यूज तो कर ही नहीं रहे हैं, हमें हैंड्स ऑन लर्निंग तो मिल ही नहीं रही है। Students can recite the speed of sound or the coordinate of a map, yet many would struggle to apply these concepts to solve a real world problem, है ना ये वाली बात। जो आज अब अगर आप एक 11th 12th के स्टूडेंट से कुछ भी पूछोगे, उसको सब कुछ याद हो सकता है, वो सारी बातें बता देगा, बट अगर वही चीज आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए बोलो, मुझे याद है 8th या 9th में जो मेरा भाई था, मैं उसको वो पढ़ाती थी, फ्रैक्शन चैप्टर में उसको पढ़ा रही थी। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं, बट हमें सॉरी फ्रिक्शन फ्रिक्शन में उसको पढ़ा रही थी। तो फ्रिक्शन तो भाई रियल लाइफ है, उसको रटना ही क्यों है ना, रियल लाइफ है वो तो। अगर हम वो बात करें, इनर्शिया की बात करें, वो रियल लाइफ है। अगर हम बात करें कि जब हम लोग ऑल ऑफ सडन हमारी बस रुक जाती है तो हमारी बॉडी आगे की तरफ में क्यों जर्क होती है, ये सब रियल लाइफ में, इसमें सब रटने वाली कोई बात ही नहीं है। बट अब अगर स्टूडेंट्स को आप पूछोगे तो वो आराम से एकदम से फटाफट से बता देगा स्पीड ऑफ साउंड क्या है, मैप्स में कैसे वो चीजों को पॉइंट करना, बट अगर उसको इन्हीं चीजों को अगर हम रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए बोलेंगे तो वो लोग स्ट्रगल करेंगे, ऐसा ही होता है ना। As we move deeper into the 21st century, the gap between knowing and doing is becoming a chasm, and that our current education system must bridge. अब जैसे जैसे हम अपनी 21st सेंचुरी में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो गैप है जानने में और यूज करने में, अब हम बात करते हैं इंग्लिश की, है ना, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की भी ये बात होती है, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे ये बात अप्लाई होती है। अब अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हो, आप वोकेबलरी लर्न कर रहे हो, आपने उसको लर्न कर लिया, पेपर में आप यूज कर पा रहे हो, बट आप प्रैक्टिकली वो चीज यूज ही नहीं कर पा रहे हो। आपने ग्रामर के रूल्स रट लिए, बट आप वो चीजों को यूज ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या मतलब है भाई पढ़ने का? फिर तो एक्चुअली में हमारा टारगेट ही एग्जाम क्लियर करना है। तो ये जो नोइंग एंड डूइंग के बीच का गैप है ना, इसको हमें ब्रिज करना है, मस्ट ब्रिज। आर करंट सिस्टम मस्ट ब्रिज, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? ब्रिज द गैप का मतलब होता है गैप को कम करना, ये ईडीएम भी होता है, ईडीएम ही होता है ये। सो ब्रिज द गैप, ब्रिज द गैप का मतलब होता है टू रिड्यूस द गैप, ठीक है, टू रिड्यूस द गैप और टू रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन थिंग्स, आप ऐसे कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, जैसे जैसे अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जो गैप है हमारा जानने और उस नोइंग एंड डूइंग और उस चीज को करने में, ये एक बहुत बड़ी खाई बनता जा रहा है। और हमारी करंट एजुकेशन सिस्टम को इस गैप को अब भरने की जरूरत है कि हम जान रहे हैं बट हम वो चीज कर नहीं पा रहे हैं।
वैसे ही जैसे आप ग्रामर को पूरी आती है बट आप यूज नहीं कर पाते, वोकैबुलरी में आपने बड़े बड़े शब्द लर्न किए हुए हैं बट आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है यार, क्या मतलब है? The solution lies not in thicker textbooks but in the hands-on वर्ल्ड ऑफ कोडिंग एंड रोबोटिक्स, क्योंकि यहाँ पे हम साइंस की थोड़ी बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, तो वहीं पे अगर हम रुके तो सॉल्यूशन किस चीज में लाई करता है? इस चीज में नहीं कि हम बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़े। सॉल्यूशन इन रियल लाई करता है जब हम उन चीजों को हैंड्स ऑन लर्निंग करें। मतलब सपोज कि मैं आपको टेंस सिखा रही हूँ, मैं टेंस में आपको ये सिखा दूं कि बेटे देखो 4 प्रकार के होते हैं, एक हो गया आपका सिंपल, एक हो गया इंडेफिनिट, एक हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस, एक हो गया परफेक्ट। अब इसके सारे लॉजिक सीख लेते हैं, आपने सीख तो लिया, बट अगर हम इसको अप्लाई करके देखें, आपको हम देखें, देखो अभी तुमने बोला तो ये वाला था, अभी तुम ये बोल रहे हो तो ये वाला है, अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर ये वाला सेंटेंस यहाँ पर टेंस यूज करोगे, आप सोचने लगोगे, आप लर्न नहीं कर रहे हो, आप यू आर थिंकिंग। और जब आप सोच रहे हो उस चीज को आप अप्लाई कर रहे हो तो यू आर इन्वॉल्व इन योर हैंड्स ऑन लर्निंग। सो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए हैंड्स ऑन लर्निंग, है ना? रिसेंटली while working on a prototype, एक सेकेंड, on a prototype for an automated obstacle detection system, I experienced a eureka movement that no lecture could have provided. अब यहाँ पे जो ये राइटर हैं उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया है। रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में वो काम कर रहे हैं एक प्रोटोटाइप, मतलब एक मॉडल बना रहे हैं, एक सैंपल बना रहे हैं। किस चीज का? ऑटोमेटेड ऑब्स्टेकल डिटेक्शन। डिटेक्ट करना मतलब उस चीज को आइडेंटिफाई करना। तो आपका TION लगा हुआ है तो नाउन फॉर्म हो गया आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ऑब्स्टेकल मतलब जो बाधाएं होती हैं, तो जो राइटर हैं वो किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं? ऑटोमेटेड ऑब्स्टेकल डिटेक्शन सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक्सपीरियंस किया यूरेका मूवमेंट। यूरेका मूवमेंट होता है जैसे कि आप ना कोई काम को करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही, फिर एकदम से ऐसे होता ओ यस, फिर वो चीज क्लिक हो गई। अब एक बार जब आपको वो चीज क्लिक हो गई ना, उसके बाद अब आपको वो चीज को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट? मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना यूरेका मूवमेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मैं स्कूटी सीख रही थी ना, तो मेरे फादर थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के हैं, तो मतलब पहले दिन आई तो उनको लगा कि मैं तो ऐसे सीख जाऊंगी, ऐसे कैसे सीख जाऊंगी, मैं पहली बार बैठ रही हूँ, मुझे कैसे आ जाएगी, नहीं आई। मेरे पापा को थोड़ी सी चोट लग गई, मम्मी को भी लग गई। उसके बाद में सेकंड डे पापा प्लेग्राउंड लेके गए, तो वो पीछे बैठे थे जैसे नॉर्मली सिखाते, नहीं हुआ। तो फिर हम थर्ड डे, फाइनली थर्ड डे, तो पापा पीछे पकड़े हुए थे और मैं चला रही। अब आप जानते हैं लड़कियों का, अब यार जो पहली बार बैठेगा हमको नई ब्रेक और उसके बीच में समझ में आएगा, तो वो रेस पे मेरा हाथ ही दिए जा रहा है पापा पीछे। उसके बाद ना पापा तो कह रहे भाई अब ये इससे नहीं सीख पाएगी, अब मेरे भाई को दे दिया। और आई डोंट नो, फिर ये ऐसा एक बार मेरे को बस झटका हुआ, मेरे को समझ आ गया। उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, उसके बाद मजा आ गया, फिर मुझे लगा अब ये बस इतना सा तो था। उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मस्त गाड़ी चलाई है अपनी। तो ये था मेरा यूरेका मूवमेंट। ऐसे ही मैथ्स में होता है, ऐसे इंग्लिश में हुआ था जब मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, एक बार समझ में आ गया ये पॉइंट है, ये चीज को कैच करना होता है। तो यूरेका मूवमेंट क्या होता है? जो आपको सडनली वो चीज एकदम से बढ़िया से समझ में आ जाती है, अब आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप समझ चुके हैं। सो रिसेंटली जब मैं प्रोटोटाइप पे काम कर रहा था ऑटोमेटेड ऑब्स्टेकल डिटेक्शन सिस्टम पे, मैंने एक्सपीरियंस किया यूरेका मूवमेंट दैट नो लेक्चर कुड हैव प्रोवाइडेड। मतलब वो चीज मुझे समझ में आई जो कोई लेक्चर मुझे कभी समझा ही नहीं सकता था, है ना? तो ये चीज है, आई होप ये समझ में आ रही है आपको। आगे, द प्रोजेक्ट वॉज सिंपल इन थ्योरी यूज। प्रोजेक्ट जो था वो सिंपल था, कहाँ पे? थ्योरी में, है ना? किताब में जो लिखा हुआ था वो एकदम सिंपल था, थ्योरी मतलब जो बुक से आप पढ़ रहे हैं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, तो थ्योरी में क्या था? बस अल्ट्रासोनिक सेंसर आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, उसके बाद में उसमें GPS या GSM लगा देना है, जिससे क्या होगा, लोकेशन का आपको अलर्ट चला जाएगा SMS के थ्रू। ये सिंपल था, बस इतनी सी बात इसमें लिखी हुई है। कोई सोचेगा अच्छा इतना सा ही तो काम है। तो प्रोजेक्ट वॉज सिंपल इन थ्योरी, तो प्रोजेक्ट जो था वो थ्योरी में तो बहुत सिंपल था, लेकिन जब हमने उसको हैंड्स ऑन किया, मीन जब हम उसमें रियल में उतरे, तब पता चला क्या क्या हो रहा है। आई एम सॉरी।
अब अगर हम यहाँ पे देखें, सो द प्रोजेक्ट वॉज सिंपल। अगर मैं आपसे बोलूँ ये सिंपल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, क्या आप पहचान पाएंगी? चलो मैं आपको ये होमवर्क के रूप में देती हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना सिंपल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है? ये मुझे बता देना पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका। However, real learning began when things went wrong. लेकिन रियल लर्निंग कब शुरू हुई? बिगेन मीन्स स्टार्ट, स्टार्टेड, यहाँ पे वो आपकी सेकंड फॉर्म है, बिगिन, बिगेन, बिगन, ठीक है? सो रियल लर्निंग कब स्टार्ट हुई? जब चीजें रॉन्ग होने लगी, व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग, मतलब जब चीजें रॉन्ग जाने लगी तब रियल लर्निंग स्टार्ट हुई। अच्छा, जैसे मैं अगर यहाँ पे मुझे याद आ रहा है, जब मैं अगर सपोज आपको ग्रामर पढ़ा रही हूँ, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, मान लो एसएससी बैंक किसी भी एग्जाम की, मैं आपको ग्रामर पढ़ा रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको मजा आएगा। मजा मतलब क्या है भाई? मैम ने बोला ये रूल है, आपने समझ लिया, बात खत्म हो गई। रियल प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होगी? रियल प्रॉब्लम शुरू होगी जब आप उसके क्वेश्चंस लगाने लगेंगे। जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, जब आप एग्जाम्स के पेपर को सॉल्व करेंगे, आपको कहेंगे अबे ये क्या था, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं, ये कैसे होता है? यहाँ से रियल लर्निंग आपकी यहाँ शुरू हुई है, यहाँ तो कुछ था ही नहीं। Erratic sensors taught me the physics of sound. GPS failure taught me signal interference, and missing semicolon taught me the strict logic of programming. तो सिंपल था थ्योरी में कि आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज करना है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, उसके बाद जीपीएस आपको लगा देना है ताकि वो लोकेशन को आइडेंटिफाई करके भेज देगा एसएमएस पे, अच्छा एसएमएस के थ्रू। लेकिन रियल लर्निंग तो तब शुरू हुई जब चीजों में प्रॉब्लम आने लगी। इरेटिक मतलब इरेगुलर, है ना? जो सेंसर था जिसको डिटेक्ट करना था अल्ट्रासोनिक सेंसर को, वो तो भाई इरेगुलर रीडिंग दे रहा है, तो उसने मुझे फिजिक्स ऑफ साउंड सिखाई। जीपीएस जब फेलियर होने लगा तो उसने मुझे सिग्नल इंटरफेरेंस के बारे में मैंने स्टडी किया। सिर्फ एक सेमीकोलन मिस कर देने से मुझे समझ में आया कि प्रोग्रामिंग के अंदर में आप छोटी सी भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। दिस इज एक्टिव लर्निंग। ये कैसी लर्निंग है? ये एक्टिव लर्निंग है, क्योंकि आपने थ्योरी में तो सीख लिया, बट जैसे अगर आप कोडिंग की बात करें, आप कोडिंग कभी भी बुक के थ्रू नहीं सीख सकते हैं, आप उसको प्रैक्टिकल बोर्ड पे टीचर लिख के चले गए, आप नहीं, आप जब तक उसको अप्लाई नहीं करेंगे, एक छोटे से एक कॉमा की वजह से आपके कैपिटल और स्मॉल की वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जब हम प्रैक्टिकली उस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मैं अगर ग्रामर की बात बताऊं, मैं आपको ग्रामर पढ़ा रही हूँ तो वो पैसिव लर्निंग है, बट जब मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ तो वो एक्टिव लर्निंग है, क्योंकि अब आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, आप उस लॉजिक को ढूंढ रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हो रहा है, एंड दिस इज योर एक्टिव लर्निंग। A pedagogical approach where the student is no longer a passive vessel for information but an active creator of solution. तो पेडागोजिकल का मतलब, पैडा का मीन्स स्टूडेंट हो गया, तो जब आप लर्न कर रहे हैं, ये जब पेडागोजिकल का मतलब होता है जो बच्चों को सिखाने के लिए ना, द मेथड ऑफ टीचिंग हम बोलेंगे। तो जो आपका अब ये कैसा है हमारा अप्रोच, जहाँ पे स्टूडेंट जो है अब वो सिर्फ एक पैसिव वेसल नहीं है, मतलब हम उसमें बस एक इंफॉर्मेशन डाले जा रहे नहीं है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व है, वो अपने सॉल्यूशन खुद क्रिएट कर रहा है। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पढ़ाने का एक तरीका है, बच्चों का तो अलग अलग दिमाग है तो उनके समझने का अलग अलग तरीका है, बट जब वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करने की डिफरेंट अप्रोच लेके आएगा। हम जब उनके क्वेश्चंस में उनके साथ में बैठेंगे तब हम उनको रियल हेल्प दे सकते हैं। तो यही चीज मेरे को ये चीज मैं क्या बोलूं, मेरी टीचिंग में सबसे बेस्ट चीज मेरे को जो मिली वो यही थी कि मैं जो पढ़ाती हूँ, सो आई डोंट थिंक कि मुझे सिर्फ आपको ग्रामर पढ़ानी है, उससे कुछ फायदा नहीं है, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली में हम लोग एक साथ में मिलकर ग्रो कर रहे हैं। मेकिंग कोडिंग्स इन रोबोटिक्स मैंडेटरी इन स्कूल इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड एज एन एडेड burden on students already crushed by heavy syllabi. Okay, तो अगर हम कोडिंग एंड रोबोटिक्स को मैंडेटरी बना दें स्कूल्स में तो इस चीज को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, स्टूडेंट्स क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, स्पेशली स्कूल्स क्रिटिसाइज करेंगे, टीचर्स क्रिटिसाइज करेंगे कि हम बच्चों के ऊपर में और एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं, जबकि वो ऑलरेडी इतने बड़े सिलेबस के साथ में ऑलरेडी क्रश्ड हो रखे हैं, मतलब दबे हुए हैं। सिलेबाई क्या है आपका? सिलेबस का ही प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म है आपका, प्लूरल प्लूरल नाउन है ये, सिलेबस इज योर सिंगुलर नाउन। ओके, आगे। हाउएवर, ठीक है,
However, लेकिन this view misses the point. अब ये जो व्यू है ना हमारा, कौन सा व्यू, कि अगर हम कोडिंग एंड रोबोटिक्स को मैंडेटरी बना देंगे स्कूल्स में तो ये बच्चों के ऊपर में एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के ऊपर तो ऑलरेडी बहुत सारा सिलेबस है। तो ये जो व्यू है ना, ये ऑलरेडी पॉइंट को मिस कर रहा है। दिस व्यू मिसेस द पॉइंट। अच्छा, इसको थोड़ा देख लें। व्यू क्या है हमारा, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। मिस कैसा हो जाएगा आपका, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है ना। अब हमें अगर इसका प्लूरल वर्ब का अगर हमें सिंगुलर फॉर्म बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस लगा देते हैं तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। ऐसे ही हमने पढ़े है ना सिंगुलर बनाने के लिए। जैसे गो है तो गो में ई एस लगा दिया तो गोज हो गया, तो गोज कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। तो जो वर्ब्स हमारी एस या ई एस में खत्म होती हैं वो सिंगुलर होती हैं, प्लूरल नहीं होती हैं। वो हम नाउन के ऑपोजिट होता है वर्ब का कॉन्सेप्ट। तो मिस का बना दिया हमने सिंगुलर फॉर्म मिसेस, ठीक है, एम आई। देखो अब क्योंकि जो शब्द हमारे डबल एस पे खत्म होते हैं उसका सिंगुलर फॉर्म बनाने के लिए हम ई एस जोड़ देते हैं, ये हमने पढ़ा है। सो एम आई डबल एस का बन जाएगा प्लूरल फॉर्म एम आई डबल एस ई एस। सो ये वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। ये जो व्यू है ना, ये सबसे बड़े मेन पॉइंट को ही मिस कर देता है। रोबोटिक्स इज नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट, इट इज द अल्टीमेट इंटरडिसिप्लिनरी टूल। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, जब चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है। सो कंबाइनिंग नॉलेज और आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स और फील्ड, मतलब हम अलग अलग चीजों को एक साथ में मिलके काम कर रहे हैं। तो अब ये जैसे रोबोटिक्स क्या है ना, कोई एक अपने आप में सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है, ये अल्टीमेट इंटरडिसिप्लिनरी टूल है। मतलब अब जैसे देखो, टू मेक अ रोबोट स्टूडेंट्स मस्ट यूज मेनी सब्जेक्ट्स टुगेदर लाइक फिजिक्स मैथ्स एंड कोडिंग, है ना। तो अब जो भी आपने फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं वो यहाँ आप अप्लाई करेंगे, मैथ्स के कॉन्सेप्ट को आप यहाँ अप्लाई करेंगे, कोडिंग आप यहाँ अप्लाई करेंगे। ये सेपरेट सब्जेक्ट तो है ही नहीं, ये एक अलग आप बर्डन तो दे ही नहीं रहे हैं, जो वो पढ़ रहे हैं उसको वो अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो एक इंटरडिसिप्लिनरी हो गया, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो नॉलेज है हम उसको यहाँ लाके कंबाइन कर दे रहे हैं। और ये क्या कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को टेंजिबल रियलिटी में कन्वर्ट कर दे रहा है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो चीज हमारे सिर्फ आइडियाज हैं, जो सिर्फ थ्योरी है। टेंजिबल मतलब जिसको टच किया जा सकता है, जो रियल में अवेलेबल है। when they see the robot responding in real life, learning becomes real and meaningful. तो जब वो रोबोट जो उन्होंने बनाया है उसको वो रियल लाइफ में जब उसको रिस्पॉन्ड करते हुए देखेंगे तो अब उनके लिए लर्निंग रियल और मीनिंगफुल बन चुकी है। As India positions itself as a global technology hub, our schools must move beyond the rote learning model. तो अब जैसे अगर हम अपने आप को एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब के रूप में देख रहे हैं तो जो हमारे स्कूल्स हैं उनको ये जो रोड लर्निंग मेथड है इससे बाहर निकलना पड़ेगा, इससे बाहर आना पड़ेगा। सिर्फ रट के अच्छे नंबर लाने से आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बन जाओगे, है ना, आप इंटेलिजेंट नहीं बन जाओगे, आपको वो चीज प्रैक्टिकली भी आनी चाहिए। The goal of education should not be to produce walking encyclopedias, but to produce thinkers, tinkerers and problem solvers. So education का जो गोल है ना वो ये नहीं होना चाहिए कि हमने एक वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया, मतलब इंसाइक्लोपीडिया में नॉलेज होती है ना, आप कुछ भी सर्च करो आपको मिल जाएगा, तो उसके ब्रेन में कुछ भी पूछो उसको सब पता है बट उसको अप्लाई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो हमें वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया नहीं चाहिए, हमें वो एप्लीकेशन वाला बंदा चाहिए जो वो उसको अप्लाई करवा पाए। हमें चाहिए थिंकर जो सोचे। टिंकरर्स कौन होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्वर्स हमें चाहिए, हमें सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स हमें नहीं चाहिए जो चीजों को जानते हैं बट उनको अप्लाई, उनका एप्लीकेशन, उनका एग्जीक्यूशन उनको कुछ नहीं पता है। तो हमें अभी किस तरीके की एजुकेशन की जरूरत है, हमें जरूरत है हैंड्स ऑन लर्निंग की, ना कि रोट लर्निंग की, राइट। अब आप सोचेंगे मैम अब मेरा क्या है, मैं तो पढ़ के आ गया, मेरे स्कूल ने तो जो सिखाना था सिखा दिया। सही बात है, जब मैं ये आर्टिकल पढ़ती हूँ तो मुझे भी ये लगता है कि बच्चे कहेंगे मैम अब हमारा क्या ही फायदा है। सही बात है, आपको तो जो पढ़ना था पढ़ लिया आपने, जैसे पढ़ाना था स्कूल में पढ़ा दिया। लेकिन आप अब फ्यूचर है ना, आई एम फ्यूचर, सी हाउ। अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैं ये सारे मेथड अपनी टीचिंग में इन्वॉल्व करूँ
तो हो गया ना, जो जो मुझे पास्ट में मुझे अपने स्कूल में मिलना चाहिए था, सपोज वो नहीं मिला, तो मैं वो चीजें सारी आप में अप्लाई कर सकती हूँ ना। सेम है, जो आपको फील होता है कि मुझे मिसिंग हुआ, जैसे अभी हमने पढ़ा, हमें रोट लर्निंग की जरूरत नहीं है, हमें हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, हमें उसको एप्लीकेशन की जरूरत है। तो जब आप अपने फ्यूचर में, जब आप अपने बच्चों को, बच्चे से मेरा मतलब वो नहीं होता ब्लड वाले, हम तुम लोग मेरे बच्चे हो, तुम मेरे अपने हो, तो उनको जब आप वो चीज डिलीवर करो तो रियल में वो चीज डिलीवर करो। अभी हम लोग ही फ्यूचर है ना। तो ये है हमारी चीजों को अंडरस्टैंड करने का पर्सपेक्टिव, जो हो गया उसके बारे में नहीं है, बट जो अभी हम लोग करेंगे हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के आर्टिकल हमें सेल्फ अवेयर करते हैं। या सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं। और क्या, और यही तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल as much as possible, and yeah, take care of yourself. Bye everybody.